हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हनुमान जहांगीर, केमिस्ट्री फैकल्टी सीएलसी सीकर। देखिएगा, अपन ने लास्ट टॉपिक अपना कवर कर लिया था सॉल्यूशन एंड रेडॉक्स वाला टॉपिक। ठीक है, आज अपन नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट यूनिट में एंटर करने वाला है। नेक्स्ट यूनिट है अपने पास सॉलिड स्टेट और फिर इसके साथ है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज सॉलिड स्टेट। बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है। हाँ, इसके अंदर कुछ 3D एज्यूम्पशन आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। अब 3D एज्यूम्पशन कंसीडर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है ऑनलाइन क्लास के अंदर, तो मैं कुछ रिजल्ट लिखवाऊंगा, उनको आपको क्या करना है, याद रखना है, जिससे आपका काम चल जाए। ठीक है, स्टार्ट करें सॉलिड स्टेट। चलो सॉलिड स्टेट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सॉलिड का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। एक्चुअल में कोई भी अगर सब्सटेंस हो, अगर कोई भी अगर पदार्थ हो, उसकी भौतिक अवस्था किसके ऊपर डिपेंड करेगी? दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। पहला, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा लग रहा है, और सेकंड नंबर, उनके बीच में जो है वो थर्मल एनर्जी कितनी है। ये दोनों ऑपोजिट फैक्टर है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है? मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखने की ट्राई करता है, एटम को होल्ड करने की ट्राई करता है। जबकि थर्मल एनर्जी ज्यादा होती है तो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ज्यादा होती है, तो मॉलिक्यूल भागने की ट्राई करता है। दोनों ऑपोजिट फैक्टर है। ठीक है, तो आओ बात करते हैं। किसी भी पदार्थ की जो भौतिक अवस्था है, किसी भी पदार्थ की जो भौतिक अवस्था है, किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था दो विपरीत कारकों पर निर्भर करती है। कौन से दो फैक्टर है? फर्स्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतराण्विक बल, अंतरा जो भी तुम लोग बोलते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलता हूं मैं। और सेकंड, थर्मल एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर, तापीय ऊर्जा। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से तो मॉलिक्यूल आपस में होल्ड होके रहना चाहता है, जबकि थर्मल एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल दूर होना चाहते हैं। ठीक है, अपन ने बेसिकली 9th-10th क्लास में पढ़ा है कि सॉलिड स्टेट वो होती है, सॉलिड वो होते हैं जिनमें अवयवी कण बिल्कुल नजदीक होते हैं, लिक्विड के अंदर अवयवी कण थोड़े दूर होते हैं, और गैस के अंदर अवयवी कण जो होते हैं वो बहुत दूर होते हैं। ये अपन ने पढ़ा है बेसिकली। ठीक है, तो देखो इसके बेसिस पे अब मैं बात करूं, 3 केस बनाऊं यहां पे। केस फर्स्ट, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेटिंग फैक्टर है, उस कंडीशन में फिजिकल स्टेट जो होगी, भौतिक अवस्था जो होगी, वो क्या हो जाएगी? सॉलिड। समझ में आ रही है बात? फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी? सॉलिड। केस सेकंड, इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम है और थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा है। थर्मल एनर्जी अगर बहुत ज्यादा है तो मॉलिक्यूल जो होंगे वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर रहने की ट्राई करेंगे, तो उस कंडीशन में फिजिकल स्टेट जो होगी वो हो जाएगी गैस। और केस थर्ड, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू थर्मल एनर्जी से, तो उस कंडीशन में फिजिकल स्टेट जो होगी वो हो जाएगी लिक्विड। फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी? लिक्विड हो जाएगी। ये बेसिक। तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ठोस एक ऐसी अवस्था है, पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतर आणविक आकर्षण बल जो होता है वो तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी के कंपैरेटिव में बहुत ज्यादा होता है। सही बात? चलो अब कुछ पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अभिलाक्षणिक गुणधर्म होते हैं, वो क्या है? ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। फर्स्ट नंबर पॉइंट कि इनका फिक्स शेप होता है,
एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम भी क्या है इनका, फिक्स्ड है, फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, पहला पॉइंट। सेकेंड नंबर पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई। थर्ड नंबर पॉइंट, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होगी, अंतर आणविक दूरियां वेरी लो, बहुत कम होगी। क्यों? कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, आर रेज टू द पावर एन के। जितना फोर्स वीक होगा ना उतनी एन की वैल्यू ज्यादा होगी, जितना फोर्स वीक होगा उतनी एन की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस का ऑर्डर अगर मैं बात करूं, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस की ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, तो सबसे ज्यादा फोर्स किसमें, सॉलिड में, तो सॉलिड में सबसे कम हो जाएगी, फिर लिक्विड, और गैस में सबसे ज्यादा। फोर्थ नंबर, लो कंप्रेसिबिलिटी या नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता इनकी बहुत कम होती है। संपीड्यता जो होती है वो इनकी बहुत कम होती है। संपीड्यता किसको बोलते हैं, संपीड्यता किसको बोलते हैं, संपीड्यता अपन बोलते हैं कि अगर आपने उसके ऊपर प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाने पर अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है, अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है इसका मतलब उसकी संपीड्यता नहीं है। प्रेशर अप्लाई करने पर अगर वॉल्यूम चेंज होता है इसका मतलब उसकी संपीड्यता है। तो सॉलिड ऐसे है जिनमें अगर आप प्रेशर लगाओगे, ये सॉलिड है, ये सॉलिड, तो आप प्रेशर लगाओ, प्रेशर लगाने पे इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या, नहीं होगा। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, इसकी कंप्रेसिबिलिटी लो है। कंप्रेसिबिलिटी का अगर ऑर्डर की बात करूं, कंप्रेसिबिलिटी के ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है गैस में, उसके बाद होती है लिक्विड में, और उसके बाद होती है सॉलिड में। ठीक है भैया, चले आगे। फिफ्थ नंबर पॉइंट, सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड में बेसिकली जो होती है वो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। सॉलिड की जो होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी। वाइब्रेशनल एनर्जी कैसे, कंपन ऊर्जा। इसमें पार्टिकल जो होता है, इसमें अवयवी कण जो होता है वो एक माध्य स्थिति के इर्द गिर्द जो होता है वो क्या करता है, कंपन करता है, एसएचएम करता है, कंपन करता है, वाइब्रेशन करता है। तो इसकी एनर्जी जो होगी वो कौन सी होगी, वाइब्रेशनल एनर्जी होगी। ना तो ट्रांसलेटरी है ना रोटेशनल है, ओनली फॉर कौन सी एनर्जी होगी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। बात समझ में आ रही? ये कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड थी। चले आगे। अब अपन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड के ऊपर बात करते हैं, सॉलिड को क्लासिफाई करते हैं। चलिए, नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, ठोसों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। सॉलिड का क्लासिफिकेशन करना है, ठोसों का वर्गीकरण अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर सॉलिड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं बेसिकली। एक तो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस। और एक होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, इनमें अपन को बेसिकली डिफरेंस देखना है।
ठीक है, इनमें बेसिकली अपन को डिफरेंस देखना है। क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन ठोस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? दो टाइप के सॉलिड होते हैं बेसिस अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे। पहला है क्रिस्टलीय सॉलिड और दूसरा है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस। देखो समझना बात को, क्रिस्टलीय ठोस उनको बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस अपन उनको बोलते हैं जिसमें कणों की व्यवस्था जो होती है, जिसमें अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो एक निश्चित व्यवस्था होती है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड अपन को देखना अरेंजमेंट के बेसिस पे, है ना। तो सुने बात को, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है। रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या, देखना समझना बात को। जैसे ये आपने पार्टिकल्स का अरेंजमेंट लिया है, ये इस टाइप से, ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट लिया, ये पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर है, ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर है। रेगुलर कैसे, अभी समझाते हैं। ये इस टाइप से पार्टिकल हो गए, ठीक है। ये पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर रहेगा इस टाइप से। ये लो, ठीक है, ये एक लेयर हुई। ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर कैसे, ब्लैक ब्लू रेड, ये सीक्वेंस रहेगा। फिर वापस ब्लैक ब्लू रेड, ठीक है। रेड के अगर ब्लू आएगा तो ब्लू के बाद में रेड आएगा, रेड के बाद में ब्लैक, ये देख लो, ये सीक्वेंस रहेगी। सिमिलर वे में वापस जब रहेगा तो ये आएगा, ये आएगा इस टाइप से। फिर वापस ब्लू है तो ये लो, ठीक है। और फिर वापस रेड है तो ये इस टाइप से रहेगा। फिर वापस सेम रहना चाहिए अरेंजमेंट, ये लो, ये इस टाइप से रहेगा। ब्लू के बाद में रेड आना चाहिए, ये लो रेड आ गया। फिर ब्लैक आना चाहिए रेड के बाद में, ये इस टाइप का सॉलिड होता है। एक रेगुलर अरेंजमेंट है, देखो ये तीन लेयर एक साथ, फिर वापस तीन, फिर तीन, फिर तीन, फिर तीन। ये एक रेगुलर अरेंजमेंट का क्या होगा, एक रेगुलर पैटर्न का क्या होगा, फॉलो होगा। इसको अपन बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है त्रिविम में, इसके अंदर जो होगा एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा। एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा। कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ये कोई फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ये इस टाइप से कोई फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, मैंने इतना ही बनाया। इसको बोलते हैं अपन नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें कोई फिक्स पैटर्न है ही नहीं, देख लो आप। जैसे इसके अंदर था फिक्स पैटर्न, उस टाइप से इसके अंदर फिक्स पैटर्न नहीं रहेगा। तो मैं सिंपल सी एक बात बोलूंगा, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन के लिए। तो अपन क्रिस्टलीय ठोस की डेफिनेशन लिखने वाले हैं। क्रिस्टलीय ठोस की डेफिनेशन लिखेंगे। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की, अवयवी कण कुछ भी हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कुछ भी। अवयवी कणों की त्रिविम में एक निश्चित व्यवस्था होती है, रेगुलर अरेंजमेंट। मैं इंग्लिश में एक वर्ड बोलूं तो सिंपल सा वर्ड ये हो जाएगा, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, रेगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल इन 3 डायमेंशन। सॉलिड है तो 3 डायमेंशन का होगा। इसके अंदर अगर अपन बात करें अक्रिस्टलीय ठोसों में,
अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, यादृच्छिक व्यवस्था होती है, नहीं होती है, यादृच्छिक व्यवस्था होती है। यादृच्छिक का मतलब रैंडम, ऐसा बोलूं इरेगुलर अरेंजमेंट, या फिर इरेगुलर का दूसरा नाम हो सकता है रैंडम अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ऐसा बोल सकता हूं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये पहला पॉइंट हो जाएगा। सेकेंड नंबर पॉइंट, ये जो होते हैं दीर्घ परास ठोस होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड होते हैं। ये जो है अल्प परास ठोस शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड होते हैं। लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज का मतलब क्या? ये कंटिन्यूअस ऑर्डर चलता रहेगा लॉन्ग रेंज में। इस नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर हो भी गया ना कभी, तो वो एक पर्टिकुलर शॉर्ट रेंज के लिए होगा, पर्टिकुलर एक शॉर्ट रेंज के लिए ही होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका मैंने नाम लिखा शॉर्ट रेंज सॉलिड। थर्ड नंबर पॉइंट, थर्ड नंबर पॉइंट के लिए अगर मैं बात करूं, अगर थर्ड नंबर पॉइंट में बात करूं तो इन द्रव को धीरे धीरे ठंडा करके बनाया जाता है, ठंडा करके बनाया जाता है, स्लोली कूलिंग। इधर फास्ट कूलिंग है। दो ठोस बनेगा कैसे? द्रव को ठंडा करोगे तभी तो ठोस बनेगा। ठीक है, तो इधर जो है वो द्रव को तेजी से ठंडा करके बनाया जाता है, मतलब फास्ट कूलिंग है। ठीक बात। फोर्थ नंबर पॉइंट पे अगर बात करें तो इनके कूलिंग कर्व जो होते हैं, इनके कूलिंग कर्व जो होते हैं वो नॉन स्मूथ होते हैं, नॉन स्मूथ होते हैं। ठीक है, शीतलन वक्र जो होते हैं वो ऐसा बोलो असतत होते हैं। कैसे होते हैं? असतत। हिंदी में वर्ड लिखा हुआ होगा असतत। और इनके लिए अगर बात करें तो इनका जो कूलिंग कर्व है वो स्मूथ होते हैं, मतलब सतत होते हैं। स्मूथ का मतलब जिसे फ्री हैंड आप बना सकते हो, जिसे आप क्या कर सकते हो? फ्री हैंड बना सकते हो। समझना बात को, ये कूलिंग कर्व की बात कर रहा है। ठीक है, तो मैं इधर ही बनाता हूं इसका कूलिंग कर्व। अपन को मालूम है जितने भी फेज कन्वर्जन होते हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे होते हैं। ठीक है, अब कूलिंग कर्व बनाना है इसका, तो देखो समझना बात को। जैसे ये स्टार्टिंग में कूलिंग कर्व बना रहा हूं मैं, ये -2 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, मैं हीटिंग कर्व बना रहा हूं, उसका एरो उल्टा कर दूंगा तो वो कूलिंग कर्व की तरह ही ट्रीट करेगा। ठीक है, मैं उसका एरो उल्टा कर दूंगा तो वो कूलिंग कर्व की तरह ही ट्रीट करेगा। और आप चाहो तो मैं दूसरे डायरेक्शन से भी बना सकता हूं। -2 पे था तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, हीट करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो होगा वो किस में कन्वर्ट होगा? एरो उल्टो कर देंगे अपन, एरो उल्टा कर लगा देंगे बाद में। ठीक है, आप टेम्परेचर कम करना स्टार्ट करो। यहां पे थे वो गैस 102 डिग्री सेल्सियस वाली, आपने टेम्परेचर कम किया और इसको वाटर में कन्वर्ट करना है। वाटर में कन्वर्ट करना तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा, तो यहां पे रहेगा गैस और लिक्विड का इक्विलिब्रियम। यहां पे पहुंचा तो लिक्विड, ये 0 डिग्री वाले सेल्सियस वाले लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। यहां पे रहेगा लिक्विड और सॉलिड का इक्विलिब्रियम,
और यहां पे पहुंचेगा तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड। ये लो, ऐसे भी बना सकते हो। तो ये नॉन स्मूथ है ना, ग्राफ रुक रहा है ना, बीच बीच में जाके देखो, यहां से स्टार्ट किया, यहां रुका, फिर इधर गया, फिर रुका, फिर रुका, फिर रुका, ऐसे गया, फिर रुका, फिर आया। ठीक है, मैंने एरो देखे, एरो के अकॉर्डिंग कूलिंग कर्व है ये। इसको बना ऐसे भी सकते हैं बेसिकली। ठीक है, ये ऐसे भी बना सकते हैं, ये ऐसे। ठीक है, ये तो अगर एरो ऐसे लगाऊंगा, इसको ऐसे भी बना सकते थे, मैंने बोला। ये देखो, ये गैस है, ये लिक्विड एंड गैस है, यहां पे लिक्विड है, यहां पे लिक्विड एंड सॉलिड है, और यहां पे लिक्विड है। ये लो, ये कूलिंग कर्व ही हो गया। इसका कूलिंग कर्व की बात करें तो इसका कूलिंग कर्व इधर टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर रखना भैया इस वाले मोड पे, तो इधर टेम्परेचर है तो इसका कूलिंग कर्व ऐसा होगा। ये लो, ये कूलिंग कर्व अगर ऐसे होते तो इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प है, इस वाले टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो रहा है, इस वाले टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो रहा है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प है। देखो, ये मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प है नहीं, आपको मालूम ही नहीं है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रेंज में जो है वो ये क्या करेगा, अपनी फिजिकल स्टेट चेंज करेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प है। एक निश्चित बिंदु होता है, मेल्टिंग पॉइंट तापमान की एक परास होती है, तापमान की एक परास होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहां तक की? बोलो किसी को दिक्कत? चले आगे और देखो। ठीक है, और देखो 5th नंबर प्रॉपर्टी, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो एन आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। एन आइसोट्रोपिक का मतलब होता है विषम देशिक होते हैं, और ये जो है वो आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में, आइसोट्रोपिक इन नेचर। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है, आइसोट्रोपिक का मतलब होता है समदेशिक। ठीक है, ये एन आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में, मतलब विषमदेशिक होते हैं। ये आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में, इसका मतलब कैसा होता है, समदेशिक होते हैं। कोई दिक्कत है तो बताओ, बोलो। नहीं, तो ये एन आइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक नेचर में। अब इसका मतलब समझो, विषमदेशिक का मतलब क्या होता है और समदेशिक का मतलब क्या होता है, सुनना बात को। यदि अलग अलग दिशाओं में, यदि अलग अलग दिशाओं में भौतिक गुणधर्म के मान अलग अलग दिशाओं में भौतिक गुणधर्म, जैसे भौतिक गुणधर्म क्या मैं बताता हूं आपको। भौतिक गुणधर्म ये हो सकता है, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, भौतिक गुणधर्म क्या हो सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है, अपवर्तनांक हो सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टेंस हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टेंस हो सकती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो सकती है, यांत्रिक सामर्थ्य हो सकता है। यदि अलग अलग दिशाओं में भौतिक गुणधर्म के मान अलग अलग प्राप्त होते हैं, मान अलग अलग प्राप्त होते हैं, तो उसे अपन बोलते हैं एनआइसोट्रोपिक। और इसमें क्या होंगे, अलग अलग दिशाओं में भौतिक गुणधर्म के मान समान प्राप्त होते हैं, समान प्राप्त होते हैं। बात समझ में आ रही है? यदि अलग अलग दिशाओं में भौतिक गुणधर्म के मान अलग अलग प्राप्त होते हैं तो उसे बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और यदि भौतिक गुणधर्म के मान समान प्राप्त होते हैं तो उसे अपन बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। कोई दिक्कत? ये बेसिक आइडिया। क्यों होता है ये अलग अलग, उसका बात सुनना। अगर आपने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ये वाली ली, सुनना बात को, ये आपने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ली ये वाली, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखिए सारे रेड पॉइंट आ रहे हैं, तो प्रॉपर्टी रेड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आएगी। अब आपने ये वाली लाइन ले ली, तो इसके लेफ्ट में देखिए 2 ब्लू आ रहे हैं, 2 रेड आ रहे हैं, 2 ब्लैक आ रहे हैं, तो प्रॉपर्टी अलग अलग आ गई, पार्टिकल अलग अलग आए। एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का, इसलिए अलग अलग डायरेक्शन में अरेंजमेंट अलग अलग दिखेगा, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या आएगी, अलग अलग आएगी। अच्छा, नॉन क्रिस्टलाइन में
नॉन क्रिस्टलाइन में रैंडम अरेंजमेंट होता है। रैंडम अरेंजमेंट में अपन ये कंसीडर करते हैं एवरेज वैल्यू आएगी और एवरेज वैल्यू हमेशा सेम रहती है, इसलिए इनमें पार्टिकल का अरेंजमेंट मतलब इनके अंदर जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है, सेम रहती है। ये बात समझ में आ गई, क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन। ठीक है, 6 नंबर पॉइंट अगर मैं बोलूं, 6 नंबर अगर पॉइंट बोलूं तो ये क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो वास्तविक सॉलिड होते हैं, ठीक है ना, ट्रू सॉलिड होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं, ट्रू सॉलिड है। ये जो है वो छद्म ठोस है। कैसे ठोस है? छद्म ठोस है। छद्म ठोस का मतलब स्यूडो सॉलिड है। कैसे है? स्यूडो सॉलिड है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस के पॉइंट रहेंगे क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन में। अच्छा, एग्जाम्पल की बात करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड ही लिख रखा है देखो इस साइड में, तो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसके एग्जाम्पल होंगे ऑल आयोनिक कंपाउंड, सभी आयनिक यौगिक, ऑल आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क का मतलब जो जालक संरचना बनाते हैं वो ठोस ही होते हैं, कोवेलेंट यौगिक भी, मेटल और मॉलिक्यूलर सॉलिड आणविक ठोस। ठीक है, और नॉन क्रिस्टलाइन की बात करूं, पॉलीमर, एक प्लास्टिक, फाइबर, ग्लास, इधर जो रहेगा वो क्वार्ट्ज भी इसका एग्जाम्पल होगा। ये बेसिक एग्जाम्पल रहेंगे, ये नोट करो, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। तो ये बेसिक एग्जाम्पल रहेंगे, ठीक है, पॉलीमर, प्लास्टिक, फाइबर, ग्लास, इधर क्वार्ट्ज है। ठीक है, चले आगे। अब सुनना बात को, ग्लास जो होता है, ये ग्लास लिखा हुआ है, इस ग्लास को अपन जो है वो सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड, अतिशीतित द्रव, अतिशीतित द्रव बोलते हैं। मतलब क्या है, लिक्विड को बहुत ज्यादा कूल किया हुआ है, सुपर कूल किया हुआ है, तब जाके क्या बनाए, ग्लास बनाए। सुपर कूल्ड लिक्विड उन्हें बोला जाता है जिनमें फ्लो करने की टेंडेंसी हो, जिनमें बहने का गुणधर्म हो, टेंडेंसी ऑफ फ्लो, जिनमें क्या हो, बहने का गुणधर्म हो, फ्लो करने का गुणधर्म हो। ग्लास में ये प्रॉपर्टी होती है। अगर आप पुरानी इमारतों या फिर पुरानी बसों या फिर खिड़कियों के अगर कांच देखते हो तो आपको दिखता है कि कांच में डिफरेंस होता है, ऊपर कलर अलग होता है, नीचे कलर अलग होता है। फर्स्ट, सेकंड नंबर, ऊपर से पतला होता है, नीचे से मोटा होता है, क्योंकि ग्लास ऐसे फ्लो कर जाता है, ग्रेविटी की वजह से डाउन में जो होगी वो थिकनेस ज्यादा होगी, ऊपर से थिकनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बेसिक आइडिया था क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ठीक है, अपन मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा जिसमें क्लासिफाई करना है आपको क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में। ठीक है, हो गया यहां तक नोट, चले आगे। एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल लेंगे क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई करने का, जिससे अपना ये टॉपिक पूरा हो जाए। प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है, पूछ लेता कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट है, कौन सा नहीं है, इस टाइप से। चलो एग्जाम्पल अपन सेकंड नंबर का सॉलिड क्लासिफाई कर लेते हैं, उसके बाद ही करेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाए, दोनों का एग्जाम्पल साथ कर लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लगाए, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण।
क्रिस्टलीय ठोस होगा। अब नॉन क्रिस्टलाइन की बात नहीं करेंगे अपन पीछे छोड़ दिया नॉन क्रिस्टलाइन को। अब अपन किसकी बात करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड की ही बात करेंगे ओनली फॉर। तो अब अपन बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, देखना ये जो है ना क्लासिफिकेशन, इसका जो बेस है ना, बेस्ड क्या है, बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स। अंतर आणविक बल क्या लग रहा है। अब सुने बात को, बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो केमिकल बॉन्ड होता है। केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन आप यही पढ़िए इनऑर्गेनिक के अंदर कि केमिकल बॉन्ड इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स विच होल्ड्स एटम टू फॉर्म ए स्टेबल मॉलिक्यूल। दो एटम को होल्ड करके उनको एक स्टेबल अणु का निर्माण करता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स केमिकल बॉन्ड है। अब केमिकल बॉन्ड क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बोले तो केमिकल बॉन्ड। अच्छा केमिकल बॉन्ड कितने टाइप का होता है, केमिकल बॉन्ड कितने टाइप का होता है बोलो। एक तो होता है आयोनिक बॉन्ड, ये लो। दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड, जो मेजर क्लासिफिकेशन है। तीसरा है मेटेलिक बॉन्ड, और चौथा है वॉन्डरवॉल फोर्स। है ना। तो इसके बेसिस पे सॉलिड भी जो होंगे, इनके बेसिस पे सॉलिड भी जो होंगे वो क्या होंगे, एक तो होगा आयोनिक सॉलिड, एक होगा कोवेलेंट सॉलिड। जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा ना उन्हें बोलेंगे कोवेलेंट सॉलिड। मेटेलिक बॉन्ड होगा उन्हें बोलेंगे मेटेलिक सॉलिड। और जिनमें वॉन्डरवॉल फोर्स होगा अपन उन्हें बोलेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड, उन्हें अपन बोलेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये बेसिक आइडिया है, आयोनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक और मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये चार टाइप के सॉलिड होंगे, किसके बेसिस पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे। ठीक है, सुनना बात को, ये चार टाइप के सॉलिड हो गए। मैं यहीं पे इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने की ट्राई कर रहा हूं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने की ट्राई करेंगे अपन। तो आप व्यवस्थित बना सकते हो नोट्स, है ना। मैं तो अभी यहां पे ऐसे ही बना दे रहा हूं। समझना बात को। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, अवयवी कण क्या होते हैं। सबसे पहले पॉइंट के ऊपर बात करें, अवयवी कण क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं। अवयवी कण, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे। आयोनिक बॉन्ड बनता है तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं धनायन और ऋणायन, अलग अलग तत्वों के धनायन एवं ऋणायन, अलग अलग तत्वों के धनायन एवं ऋणायन, Na+ और Cl-, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। पहला बात, ठीक है, अलग अलग तत्वों के धनायन और ऋणायन होने चाहिए। फर्स्ट नंबर, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे। फिर उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा लगेगा, फोर्स कौन सा लगता है, आकर्षण का बल कौन सा लगेगा, आकर्षण बल। स्थिर वैद्युत की बल लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या आयोनिक फोर्स लगेगा। थर्ड नंबर पॉइंट, अगर अपन बात करें कि उनकी विद्युत प्रकृति कैसी होगी, मतलब कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा। तो अगर विद्युत प्रकृति की अगर मैं बात करूं तो सुनना बात को, अपन ने पढ़ रखा है आयोनिक यौगिक जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में तो इंसुलेटर होते हैं, ठोस अवस्था में कुचालक, परंतु गलित अवस्था मोल्टन स्टेट या विलियन अवस्था में, गलित ऑब्लिक विलियन अवस्था में कैसे होते हैं, चालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही। क्योंकि सॉलिड स्टेट में अवयवी पार्टिकल जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो टाइटली होल्ड करके रखे हुए होते हैं, फ्री नहीं होते मूवमेंट करने के लिए।
जबकि गलित अवस्था या विलियन में जो होता है वो आयन सेपरेट हो जाते हैं और आयन मूवमेंट करने के लिए क्या होते हैं, फ्री होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, चालक के फॉर्मेट में रहते हैं। ठीक है, बाकी जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी है, आयोनिक सॉलिड की जो प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, वही प्रॉपर्टी सारी यहां पे काम में आएगी। ठीक है, हार्ड होते, ब्रिटल होते हैं नेचर में, ठीक है, सारी वो की वो प्रॉपर्टी होगी। पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, ये सारे पॉइंट जो है वो है। फोर्थ नंबर एग्जाम्पल, बेसिकली अपन को ये 4 पॉइंट लिखने हैं, बेसिकली अपन को क्या करना है, ये 4 पॉइंट लिखने आने चाहिए। ठीक है, बेसिकली अपन को 4 पॉइंट लिखने आने चाहिए। सुनना बात को, एग्जाम्पल देखना, फेमस एग्जाम्पल NaCl, सीजियम क्लोराइड, फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के, ZnS, CaF2 और Na2O, ये अपन को बेसिकली पढ़ने हैं। ठीक है, ये बेसिकली अपन को इनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी भी करनी है। कोवेलेंट सॉलिड देखना, कोवेलेंट सॉलिड में अवयवी कण क्या होते हैं, एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु। अब आपने बोला एक ही तत्व के परमाणु या अलग अलग के कैसे होंगे, अभी समझाते हैं। आकर्षण बल कौन सा लगेगा, सहसंयोजक। आकर्षण बल कौन सा लगेगा, सहसंयोजक बल। ठीक है, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, बस अपवाद एक है, ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का कैसा होता है, सुचालक होता है। ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल लिखा है तो आपने लिख ही दिया, एक तो ग्रेफाइट, ये लो ग्रेफाइट, डायमंड, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, कार्बोरंडम हो गया, SiO2 हो गया, सिलिका हो गया, एल्यूमिनियम नाइट्राइड हो गया। ये देखो, अब जैसे ग्रेफाइट हुआ तो ग्रेफाइट में बॉन्ड जो बन रहा है वो कार्बन और कार्बन के बीच में ही बन रहा है। ग्रेफाइट में जो बॉन्ड बन रहा है वो कार्बन और कार्बन के बीच में ही बन रहा है, तो एक ही तत्व हो गया। डायमंड में भी कार्बन और कार्बन के बीच में बन रहा है, कार्बोरंडम में सिलिकन और कार्बन के बीच में बन रहा है, तो अलग अलग तत्व हो गए। समझ में आ रही बात? तो ये थे बेसिकली 5 एग्जाम्पल मैंने लिखे। नेक्स्ट मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड में देखिए मेटेलिक बॉन्ड बनता है, एक तो होना चाहिए कर्नेल। कर्नेल का मतलब होता है कि कोई भी अगर एलिमेंट, कोई भी तत्व, कोई भी परमाणु अपने आउटर मोस्ट सेल मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देता है, तो उसके बाद जो स्पीसीज बचती है उसको बोलते हैं कर्नेल। तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो होगा कर्नेल एवं विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन, डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन, डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर उस जगह पे पड़ा हुआ नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर जगह पे पड़ा हुआ नहीं रहेगा। ये कैटाइन हो गया, ये कैटाइन हुआ, ये कैटाइन, ये कैटाइन, ये कैटाइन, ये कैटाइन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। अब आप कहो कि ये इलेक्ट्रॉन इसी का है क्या, नहीं, ये इसका है, ये घूमता हुआ वहां तक चला गया, घूम रहा है, इसका मतलब डीलोकेलाइज्ड हो रहा है। अगर फिक्स होता है तो उसे लोकेलाइज्ड बोलते हैं, ऑर्गेनिक में वर्ड यूज में लेते हो जो। कर्नेल एवं विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं। आकर्षण का बल कौन सा लगेगा, धात्विक बंध। कौन सा लगेगा, धात्विक बंध। थर्ड नंबर, विद्युत की प्रकृति कैसी होती है, विद्युत के सुचालक होते हैं। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल, सारे धातु, ऑल मेटल, जैसे कॉपर हो गया, एजी हो गया, ठीक है ना, जिंक हो गया, कोई भी ले लो, ये हो जाएगा। समझ में आई बात? नेक्स्ट बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड की। मॉलिक्यूलर सॉलिड, इनमें अवयवी कण क्या होंगे, इनमें अवयवी कण होंगे अणु। दो अणुओं के मध्य आकर्षण बल देखना है, दो अणुओं के मध्य क्या फोर्स लग रहा है वो देखा जाता है, तो इनमें अवयवी कण होते हैं अणु। ठीक है, आकर्षण बल कौन सा लगेगा, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा या फिर कौन सा लगेगा, वंडरवॉल
फोर्स लगेगा। अभी मैं एग्जांपल लूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड कहां पे लग रहा है, वॉन डेर वाल फोर्स कहां पे लग रहा है। विद्युत के कुचालक होते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से मालूम चलेगा। जैसे मैंने H2O सॉलिड लिया, मतलब आइस लिया, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड है। मैंने HCl सॉलिड लिया तो इसके अंदर डाइपोल डाइपोल का अट्रैक्शन है, ठीक है। अगर मैंने CO2 सॉलिड लिया तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर मैंने P4 सॉलिड लिया, I2 सॉलिड लिया या S8 लिया तो लंदन फोर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए मॉलिक्यूलर सॉलिड के। कोई दिक्कत है तो बताओ, बोलिए। ये जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल क्लासिफिकेशन हो गया किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का भी, ठीक है। मैं 2 क्वेश्चन करवा रहा हूं सिंपल से, जिससे आपको ये आइडिया चल जाए कौन जो होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, कौन नॉन क्रिस्टलाइन होता है। और दूसरे क्वेश्चन में अपन क्रिस्टलाइन को क्लासिफाई करेंगे, आयोनिक है, कोवेलेंट है, मेटेलिक है या मॉलिक्यूलर सॉलिड है। सिंपल सा एक क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे देखिएगा मॉड्यूल में दे रखा है वही क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन में क्लासिफाई करना है आपको। क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन में क्लासिफाई करना है आपको। क्या क्या एग्जांपल दे रखे, पॉली यूरेथिन, सेकंड नेफ्थालीन, थर्ड बेंजोइक एसिड, फोर्थ टेफ्लॉन। अब थोड़ा सा आपको यहां पे नॉलेज काम में आना चाहिए, पॉलीमर आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, सेलोफेन, ठीक है। अगला PVC, फाइबर ग्लास और आगे दे रखा है कॉपर, ये दे रखा है। ये पहला क्वेश्चन तो ये हो गया क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन। सेकंड नंबर, क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई कीजिए इन चारों में। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, टिन, बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, अमोनिया के बाद में दे रखा है वाटर, जिंक सल्फेट ZnSO, जिंक सल्फाइड ZnS, ग्रेफाइट, रुबिडियम, सॉलिड आर्गन और सिलिकॉन कार्बाइड, ये दे रखे। ये एनसीईआरटी के ही है दोनों क्वेश्चन बेसिकली, ये एनसीईआरटी के ही है बेसिकली दोनों, ठीक है। चलो सुनना, सिंपल सा क्लासिफिकेशन करते हैं अपन। देखो जो पॉलीमर होते हैं ना वो नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, पॉली वर्ड आ गया, नॉन क्रिस्टलाइन है, ठीक है। टेफ्लॉन नॉन क्रिस्टलाइन है, पीवीसी नॉन क्रिस्टलाइन है, फाइबर ग्लास नॉन क्रिस्टलाइन है, कॉपर क्रिस्टलाइन है, सेलोफेन नॉन क्रिस्टलाइन है, KNO3 आयोनिक कंपाउंड है, क्रिस्टलाइन है, बेंजोइक एसिड मॉलिक्यूलर है तो क्रिस्टलाइन है, नेफ्थालीन क्रिस्टलाइन है, हो गया। बोलो, K2SO4 आयोनिक है, ये मेटालिक है। अब बेंजीन और बेंजीन के बीच में कौन सा लगेगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया, कौन सा हो गया, यूरिया और यूरिया के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, मॉलिक्यूलर हो जाएगा। समझ में आ रही बात, यूरिया और यूरिया के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। NH3 मॉलिक्यूलर सॉलिड है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा, मॉलिक्यूलर। वाटर मॉलिक्यूलर है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डेड है, आणविक। ZnS आयोनिक, ग्रेफाइट कोवेलेंट, रुबिडियम मेटल है तो मेटेलिक सॉलिड। आर्गन, आपको मालूम है सॉलिड आर्गन, आर्गन और आर्गन के बीच में प्योर लंदन फोर्स लगता है तो मॉलिक्यूलर हो गया।
और ये कोवेलेंट एग्जाम्पल लिख रखा है। बस एक काम हो गया ना आपका, कर लोगे आइडेंटिफाई, बोलो। चले आगे, नेक्स्ट देखिए, ये अपन ने पढ़ लिया सॉलिड होता क्या है, फिर अपन ने पढ़ लिया सॉलिड का क्लासिफिकेशन क्या होगा, सॉलिड क्या होता है, फिर सॉलिड का क्लासिफिकेशन हो गया। अब आगे बढ़े, अब बात करते हैं स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल की। ठीक है, हेडिंग लगाओ। सबसे पहले स्पेस लैटिस, त्रिविम जालक। स्पेस लैटिस की डेफिनेशन क्या है? स्पेस लैटिस बोलते हैं किसे, सुनना बात। स्पेस लैटिस जो है त्रिविम में बिंदुओं की, पॉइंट्स की एक निश्चित व्यवस्था को, रेगुलर अरेंजमेंट को, निश्चित व्यवस्था को त्रिविम जालक कहते हैं। त्रिविम में बिंदुओं की एक निश्चित व्यवस्था को, पॉइंट्स की एक निश्चित व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं? त्रिविम जालक कहते हैं। जैसे ये पॉइंट्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट हो गया, ये इस टाइप से, ये पॉइंट्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट हो गया। ये स्पेस लैटिस है। और इन पॉइंट्स को जो बोलते हैं, इन पॉइंट्स को अपन बोलते हैं लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट या जालक बिंदु। सेकंड नंबर पॉइंट देखना, सेकंड नंबर पॉइंट देखिए, इन जालक बिंदुओं की जो है वो हमेशा आइडेंटिकल एनवायरनमेंट मिलेगा। इन जालक बिंदुओं को जो है वो हमेशा आइडेंटिकल एनवायरनमेंट मिलेगा, इस बात का भी ध्यान रहे। अब ये जालक बिंदु को आइडेंटिकल एनवायरनमेंट मिलता है, इसका क्या मतलब कि देखो इस बिंदु के और इस बिंदु को हमेशा आइडेंटिकल एनवायरनमेंट मिला। कैसे? इसके देखो, एक लेफ्ट में है, एक राइट में, एक टॉप में, एक बॉटम में। इसके भी देखो, एक लेफ्ट में दिख रहा है, एक बॉटम में दिख रहा है। देखो टॉप में नहीं दिख रहा है, लेकिन है टॉप में, आपको दिख नहीं रहा है। आपको मालूम है ना क्रिस्टलाइन सॉलिड लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, तो ये तो अभी ऊपर भी चल रहा है। मैंने तो उसमें से इतना सा पार्ट आपको दिखाया है बस, तो ये ऊपर भी होगा, इसी साइड से राइट हैंड साइड में भी होगा। तो हमेशा ये बात ध्यान रहे, लैटिस पॉइंट को आइडेंटिकल एनवायरनमेंट मिलेगा। ठीक है, एक समान पर्यावरण मिलना चाहिए, एक समान परिवेश मिलेगा। कोई दिक्कत है तो बताओ? नहीं? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस की। क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल जालक ये होता है, सिंपल सी डेफिनेशन, यदि त्रिविम जालक के जालक बिंदुओं को, ये जो लैटिस पॉइंट है ना, यदि त्रिविम जालक के जालक बिंदुओं को, लैटिस पॉइंट्स को किसी परमाणुओं या आयनों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो प्राप्त संरचना को अपन क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। सुनना बात को, ये त्रिविम जालक था,
इसमें अगर आपने यहाँ पे Na प्लस रख दिया, यहाँ पे Cl माइनस रख दिया, Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, यहाँ पे Na प्लस, यहाँ पे Na प्लस, यहाँ पे Na प्लस, अगर इस टाइप से अरेंजमेंट बना दिया तो इसको अपन क्या बोलेंगे? क्रिस्टल जालक बोलेंगे। इसको अपन क्या बोलेंगे? क्रिस्टल जालक। सिंपल सा तरीका ये। तो इसका मतलब एक आयनों का या परमाणुओं की 3 डायमेंशन में एक निश्चित व्यवस्था होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक बोलते हैं। बोर्ड का एग्जाम तो दे नहीं रहे तो अपन से डेफिनेशन पूछेगा, लेकिन मैंने आपको वर्ड बता दिए। क्या स्पेस लैटिस का मतलब क्या होता है, क्रिस्टल जालक का मतलब क्या होता है। अब आते हैं अपन यूनिट सेल इकाई कोष्टिका। यूनिट सेल इकाई कोष्टिका। इकाई कोष्टिका, यूनिट सेल इकाई कोष्टिका क्या होती है वो समझ लो। यूनिट सेल या इकाई कोष्टिका, सुनना बात को, सिंपल सा। क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी पुनरावर्ती इकाई, पुनरावर्ती इकाई को इकाई कोष्टिका कहते हैं। मात्रा तुम लोग देख लेना भैया, है ना। इकाई कोष्टिका कहते हैं। मैं तो एक सिंपल सा लाइन बोलने वाला हूं, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस is known as यूनिट सेल। जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है क्रिस्टल लैटिस, उसी को अपन क्या बोलते हैं? इकाई कोष्टिका। सुनना बात को ढंग से। ये एक दीवार है, अगर दीवार जो होती है अगर अपन उसे क्रिस्टल जालक माने पूरा, ठीक है, तो उस लंबी सी दीवार है क्रिस्टल जालक माने, तो उसके अंदर जो एक ईंट लगी हुई है, जो एक ब्लॉक लगा हुआ है, उसी को अपन यूनिट सेल बोलेंगे। उसी को अपन क्या बोलेंगे? यूनिट सेल बोलते हैं, जो रिपीट होती जाएगी और पूरे दीवार का निर्माण कर देगी। सेकेंड नंबर पॉइंट इसमें क्या ध्यान रखना है? यूनिट सेल के गुणधर्म वही होते हैं, यूनिट सेल के गुणधर्म, यूनिट सेल के गुणधर्म क्रिस्टल जालक के समान होते हैं, क्रिस्टल जालक के समान होते हैं। जैसे जो यूनिट सेल की डेंसिटी होगी वो क्रिस्टल जालक की डेंसिटी होगी, है ना। ये बात थोड़ी आपको ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है। अब थर्ड नंबर बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब मैं यूनिट सेल ही बोलूंगा भैया, है ना। इकाई कोष्टिका, मात्रा कोष्टिका तुम लोग बोलते रहना। यूनिट सेल के प्रकार 2 टाइप की होती है। फर्स्ट टाइप प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यूनिट सेल, साधारण यूनिट सेल, ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसमें अवयवी कण, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ओनली 4 कहां पे होंगे? कॉर्नर पर। अवयवी कण कहां पे होते हैं? कॉर्नर पर। सेकेंड है नॉन प्रिमिटिव, असाधारण, नॉन प्रिमिटिव, असाधारण। नॉन प्रिमिटिव या असाधारण में अवयवी कण जो होते हैं कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, साथ में कोई सेंटर पे भी होंगे। कॉर्नर प्लस कहां पे होंगे? सेंटर पे होते हैं, तो उसे नॉन प्रिमिटिव या फिर असाधारण इकाई कोष्टिका, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है बात। नॉन प्रिमिटिव 3 टाइप की होती है, नॉन प्रिमिटिव 3 टाइप की होती है। पहली बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड का मतलब हो गया, देखो नॉन प्रिमिटिव है तो कॉर्नर पे तो होगी होगी, कॉर्नर पे तो है ही है, प्लस कहां पे होना चाहिए? बॉडी के सेंटर पे भी, ठीक है। सेकंड नंबर फेस सेंटर्ड, फलक केंद्रित, इसे बोलते हैं काय केंद्रित, इसे बोलते हैं फलक केंद्रित,
फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में कहां पे होगी? नॉन प्रिमिटिव है तो कॉर्नर पे तो होगी प्लस फेस के सेंटर पे भी होगी। ठीक है। थर्ड नंबर है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है, उसके अंदर अगर अपन बात करें तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर पे तो होगी प्लस टू अपोजिट फेस सेंटर, दो विपरीत फलक केंद्र पे भी होती है। टू अपोजिट फेस सेंटर, दो विपरीत फलक केंद्र पे होगी। ये 4 टाइप की यूनिट सेल होगी। प्रिमिटिव जिसमें अवयवी कण केवल कहां पे होते हैं? कॉर्नर पे। नॉन प्रिमिटिव कॉर्नर प्लस सेंटर पे होंगे। बॉडी सेंटर्ड है तो कॉर्नर प्लस बॉडी का सेंटर। फेस सेंटर्ड है तो कॉर्नर प्लस फेस का सेंटर। और एंड सेंटर्ड है तो एंड सेंटर्ड में क्या होगा? कॉर्नर प्लस टू अपोजिट फेस सेंटर। अगर एक ये पीछे वाली दीवार लू तो सामने वाली दीवार होनी चाहिए, राइट हैंड वाली लू तो लेफ्ट हैंड वाली होनी चाहिए, बॉटम हो तो टॉप वाला होना चाहिए। ये अपोजिट फेस सेंटर बनेंगे। आगे बात समझ में? तो ये अपना इंट्रोडक्शन हो गया स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस और टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब अपन बात करेंगे बेसिकली टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। टू डायमेंशन और 3 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, आओ बात करते हैं। क्रिस्टल जालक के प्रकार। फर्स्ट 2D क्रिस्टल लैटिस, 2 डायमेंशन में बात करनी। 2D क्रिस्टल लैटिस, 2 डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करें? 2 डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस। 2 डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस की बात करेंगे। समझना बात को। अगर आपको 2 डायमेंशन में किसी क्रिस्टल को डिफाइन करवाना है, 2 डायमेंशन में किसी क्रिस्टल को अगर आपको डिफाइन करवाना है तो कितने पैरामीटर की रिक्वायरमेंट रहेगी? कितने पैरामीटर की रिक्वायरमेंट रहेगी? टोटल 3 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट रहेगी। कौन से? 2 तो डिस्टेंस पैरामीटर होंगे और 1 एंगल पैरामीटर होगा। 2 डिस्टेंस और 1 एंगल पैरामीटर। कैसे? डिस्टेंस हो जाएगी ए एंड बी और उनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। 2 डायमेंशन है तो 2 डायमेंशन में ये एक एक्स एक्सिस हो गई, ये एक वाई एक्सिस हो गई, इनके बीच में एक एंगल भी तो बनेगा। बोलो, बनेगा ना एंगल? तो एक तो एंगल पैरामीटर रिक्वायर्ड होगा और 2 डिस्टेंस पैरामीटर रिक्वायर्ड होंगे। टोटल 3 पैरामीटर रिक्वायर्ड है। अगर अपन इस बेसिस पे बात करें तो देखो कैसे बन सकते हैं, कौन कौन से होंगे 2 डायमेंशन पैरामीटर। सुनना बात को, 2 डायमेंशन पैरामीटर में कौन कौन सी यूनिट सेल हो सकती है? ये है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर यूनिट सेल। कौन सी यूनिट सेल है? स्क्वायर यूनिट सेल, जिसमें ए बराबर बी है और थीटा बराबर क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, पहली। दूसरी
ये है रेक्टेंगल मतलब आयताकार, इसमें a इज नॉट इक्वल टू b है, लेकिन थीटा इज इक्वल टू कितना है 90 है। ठीक है, थर्ड नंबर बात करें पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसमें ना तो ए बी के बराबर है, ना थीटा इज नॉट इक्वल टू 90। ठीक है, नेक्स्ट रोम्बस। रोम्बस के अंदर क्या होता है, ये है रोम्बस समचतुर्भुज, ए बराबर बी तो है लेकिन थीटा इज नॉट इक्वल टू 90। ये 4 यूनिट हो गई, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर। और कौन सी हो सकती है वो देखना, कोई जरूरी तो नहीं है पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ऐसे ही हो, पार्टिकल का अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकता है। देखो, 2 पार्टिकल के बीच में एक पार्टिकल हो, ये इस टाइप से, वापस फिर वापस 2 पार्टिकल के बीच में एक, ये लो है, तो ये भी तो रेगुलर अरेंजमेंट ही है ना, कोई यही थोड़ी नहीं कह सकता कि ये रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। अब देखो इसके अंदर देखो, ये क्या बन गया हेक्सागोन, तो इसे बोलते हैं अपन हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल। इसके अंदर देखो हेक्सागोनल में क्या होगा, ए बराबर बी तो है ही है, और थीटा बराबर कितना है 120, ए बराबर बी तो है ही है, थीटा इज इक्वल टू कितना है 120। ये आपको ध्यान रखना, 2 डायमेंशन यूनिट सेल, 2 डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस में 5 यूनिट सेल होती है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, हेक्सागोनल। रिलेशन ध्यान रखिए, स्क्वायर के लिए क्या होता है, रेक्टेंगल के लिए, पैरेललोग्राम के लिए, रोम्बस के लिए और हेक्सागोनल। अब अपन बात करते हैं 3D क्रिस्टल लैटिस की। किसकी बात करेंगे, 3D क्रिस्टल लैटिस की। आओ, सेकंड नंबर 3D क्रिस्टल लैटिस। ये इंपॉर्टेंट है 3D क्रिस्टल लैटिस। थ्री डी क्रिस्टल लैटिस इंपॉर्टेंट है। थ्री डी क्रिस्टल लैटिस कितने पैरामीटर रिक्वायर्ड होंगे, 6। कौन कौन से 6, 3 डिस्टेंस पैरामीटर, क्यों 3 डायमेंशन में 3 डिस्टेंस होती है, कौन कौन सी, ए बी एंड सी, और 3 ही एंगल पैरामीटर। एंगल पैरामीटर कौन सा, अल्फा, बीटा एंड गामा। टोटल 3 और 3 6 पैरामीटर की रिक्वायर्ड होती है। इसके बेसिस पर 7 क्रिस्टल लैटिस होते हैं। 3 डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस होते हैं वो 7 क्रिस्टल लैटिस होते हैं। कौन कौन से क्रिस्टल लैटिस होंगे वो देखो, ये 7 क्रिस्टल लैटिस, ये क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, नाम लिख देता हूं मैं इनके पूरे। सबसे पहले क्यूबिक, इंग्लिश वर्ड ही ध्यान रखे भैया, क्यूबिक, ठीक है। टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। रोम्बोहेड्रल का एक नाम और है, रोम्बोहेड्रल का एक नाम और है ट्राइगोनल, एक नाम और है ट्राइगोनल, ठीक है। चलो, अब आपको क्रिस्टल लैटिस है, इसके लिए एबीसी में क्या रिलेशन होगा, एक तो ये बात करनी, एक अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन होगा, और उसकी यूनिट सेल कौन कौन सी होगी। आप आगे एग्जाम्पल वाला कॉलम आपको फिलअप करना है, मॉड्यूल में से या एनसीईआरटी में से देख के ये कॉलम आप फिलअप करोगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आज तक इसका एग्जाम्पल पूछा नहीं गया है, कुछ फेमस एग्जाम्पल है उनको तो दिमाग में सेट रखना ही पड़ेगा।
ठीक है, जैसे ग्रेफाइट जो होता है वो हेक्सागोनल होता है, इनको तो आपको दिमाग में सेट रखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्यूबिक के अंदर कौन होता है, जैसे NaCl हो गया क्यूबिक के अंदर आएगा, तो इनको दिमाग में रखना पड़ेगा, अदरवाइज एग्जाम्पल पूछते नहीं है ज्यादातर। रिलेशन पूछता है अल्फा बीटा ABC और अल्फा बीटा गामा में, और यूनिट सेल कौन कौन सी है उसकी। देखो सिंपल सा याद रखने का तरीका बता देता हूं। सबसे पहले A बराबर B बराबर C, तीनों बराबर है, अब एक को अनइक्वल कर दो, फिर तीनों को अनइक्वल कर दो, एट इट इज कॉपी पेस्ट कर लो, एट इट इज कॉपी पेस्ट किया, इसमें न तो ABC बराबर है और न इसके अंदर अल्फा बीटा एंड गामा बराबर है, ये ट्राई क्लिनिकल है। ठीक है, तीनों बराबर, फिर एक बराबर नहीं, फिर दोनों बराबर नहीं है, एज ए कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, इसमें अल्फा बीटा गामा बराबर और 90 के बराबर, 3 बार बोलना है ऐसा, अल्फा बीटा गामा बराबर 90 के बराबर, अल्फा बीटा गामा बराबर 90 के बराबर। चौथी बार में अल्फा बीटा गामा बराबर तो है लेकिन नॉट इक्वल टू 90। ठीक है, हेक्सागोनल में अल्फा बीटा 90 है और गामा 120। ठीक है, और इसके अंदर अल्फा एंड गामा 90 है, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 हो जाएगा। ठीक है, ये रहेगा, ये रहेगा, समझ में आ रही है बात? चल आगे। अब बारी आई यूनिट सेल की, कि यूनिट सेल कौन कौन सी होगी। सिंपल सा एक नाम ध्यान रखें, जो कोई भी अगर क्रिस्टल लैटिस बना होगा ना, तो उसके अंदर प्रिमिटिव यूनिट सेल सिंपल से तो बना हुआ होगा ही होगा, ये कंफर्म है, विदाउट प्रिमिटिव तो बन ही नहीं सकता है कोई, वो तो बेसिक है। तो देखो नंबर बताता हूं, एक जैसे 1 2 का 4 होता है, वैसे 3 2 का 4, 1 1 2 1, ये देखो 3 2 का 4 1 1, 3 2 का 4 1 1 2 1, एक नाम आपको याद रखना है, रख लोगे नंबर याद। अगर ये नंबर याद रखा तो देखना, जहां पे 1 है ना वहां तो प्रिमिटिव हो गया, फिक्स है, जहां पे 4 है वहां प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर फिक्स हो गया। क्यूबिक अपन पढ़ने वाले तो प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर ये होते हैं। अब बच्चा लोचा किसका, इन दो का ही तो है, ये लो प्रिमिटिव, ये लो प्रिमिटिव, इसमें B लिखना है, इसमें E लिखना है, बस। इसमें पहले आ रहा है इसलिए B, इसमें बाद में आ रहा है इसलिए E, B पहले आता है E बाद में आता, देख लो। ठीक है, अब दिक्कत क्या है, ये आपने, मैंने कहा ये पैटर्न फॉलो कर देना, ये 3 बराबर होंगे, फिर ये रिपीट एज ए कॉपी पेस्ट कर देना, ये तो तब होगा जब ये फिक्स रखोगे आप। अगर गलती से ट्राई क्लिनिक आपने ऊपर रख दिया और फिर बोला कि A बराबर B इज नॉट इक्वल टू C, तो गलत हो जाएगा। तो इनको याद रखने इसी सीक्वेंस में। तो देखो एक सिंपल सी बात बताता हूँ, याद रखने का तरीका बताता हूँ। देखो मैंने रेड पेन से इसीलिए लिखा, इसको हिंदी में पढ़ो तो ये आएगा सीटी, सीटी बजाने वाला जानते हो ना, सीटी बजाते जो मुंह से, और मतलब अगर आपने सीटी और बजाई और फिर किसी ने अगर आपको पिटाई कर दी तो हॉस्पिटल, एच का मतलब हॉस्पिटल, और इतना जोर से मारा कि मोनो का मतलब 1 और ट्राई का मतलब 3, एक बार नहीं 3 बार जाना पड़ेगा। ठीक है, रख लोगे याद। ये अपना बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर था सॉलिड स्टेट का। ठीक है, जिसमें अपन ने आज पढ़ा सबसे पहले क्रिस्टलाइन नॉन, मतलब सॉलिड होता क्या है, सबसे पहले तो अपन ने ये देखा। ठीक है, सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, फिर क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड देखे, फिर अपन ने देखे क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन कैसे होगा, फिर अपन ने देखा स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल क्या होती है, फिर अपन ने देखा कि लैटिस जो होते हैं, क्रिस्टल लैटिस, वो कितने होते हैं, 2D और 3D। एक बात ध्यान रखना, ये 3D में अगर आप यूनिट सेल गिलोगे ना तो ये 14 आएगी। इन 14 यूनिट सेल को जो है वो अपन क्या बोलते हैं, ब्रेविस लैटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेविस लैटिस। तो ब्रेविस लैटिस तो है 14 और क्रिस्टल लैटिस है टोटल कितने, 7। आगे बात समझ में, यहां तक करे, मिलते हैं सेकेंड लेक्चर में। अब अपन को क्यूबिक ही पढ़ना है, अब अपन को पढ़ना क्या है, क्यूबिक। तो अब अपना सेकंड टॉपिक जो होगा सेकंड लेक्चर में, उसमें एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम रहेगा। क्या रहेगा, एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम, अपन उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बात,
यहां तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।